मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले 2 एपिसोड से मैं ईरान इजराइल युद्ध और भारत के बारे में बातें कर रहा हूं। आज इस विषय का यह मेरा अंतिम एपिसोड है, ईरान इजराइल युद्ध और भारत। यानी कि इस एपिसोड में अब हम फाइनली ये देखेंगे कि भारत के हित किस तरीके से ईरान और इजराइल से जुड़े हुए हैं और भारत ने जो स्टैंड लिया है वो कितना सही है, कितना गलत है। हालांकि इस बात को मैं आप पर ज्यादा छोड़ना चाहूंगा। भारत इजराइल युद्ध और भारत, पिछले 2 एपिसोड में मैंने बहुत डिटेल्स में इसके बारे में बातें की हैं और जैसा कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं, दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बातें आपको बहुत ज्यादा विस्तार में कही गई बातें लगे आपको ऐसा कि इसे तो शॉर्ट में भी कहा जा सकता था, और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय होते हैं उन पर शॉर्ट में बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उनमें प्रश्नों की संभावनाएं इतनी ज्यादा होती हैं, प्रश्नों की इतनी छवियां मौजूद रहती हैं कि हमारे बातचीत के दौर में कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूटना नहीं चाहिए। बहुत जरूरी है कि ऐसे टॉपिक पर आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो अब हम सीधे सीधे इस युद्ध के कारण भारत के सामने जो परेशानियां पैदा हो सकती हैं, जो भारत के इन देशों के साथ संबंध है, उस संदर्भ में हम देखने की कोशिश करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब इजराइल ने बाकायदे फलस्तीनी पर आक्रमण किया था, जवाबी हमला किया था, तब भारत ने बहुत ही बैलेंस के साथ अपना रुख प्रस्तुत किया था। उसने न तो इजराइल की सीधे सीधे आलोचना की और न ही सीधे सीधे फिलिस्तीनी के हमास को दोषी ठहराया। देखिए, हमास को दोषी ठहराने का मतलब अभी सीधे सीधे ये लगने लगा है कि हम बाकायदे फिलिस्तीन को दोषी ठहरा रहे हैं। भारत ने आतंकवाद का विरोध किया जो हमास संगठन के साथ है, और हमेशा ये कहता रहा कि इसे बाकायदे बातचीत के जरिए हल कर लेना चाहिए। और बिल्कुल यही स्टैंड, आपको ध्यान होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का रहा है। यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जब भी कोई देश कोई स्टैंड लेता है, अपने बारे में निर्णय लेता है, तो याद रखिए कि उसके सामने जो सबसे प्रमुख बात होती है वह होता है उसका अपना राष्ट्र हित, कि वो क्या ऐसी बात कहे, किसका किस तरीके से वो पक्ष ले कि उसके अपने राष्ट्र हितों पर आंच ना आए। तो यदि भारत भी ऐसा कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। अब आप देखिए कि जब ईरान ने बाकायदे इजराइल पर अटैक किया, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, जब भी ये मामला हुआ तो भारत का स्टैंड क्या रहा? सामान्य तौर पर तो यदि कोई अचानक आक्रमण कर दे तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम शांति के समर्थक हैं। तो जब इजराइल ने बाकायदे ईरान के दूतावास पर हमला किया जो दूसरे देश में स्थित था, तो भारत को आलोचना करनी चाहिए थी। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो भारत को आलोचना करनी चाहिए थी। लेकिन भारत ने बहुत ही संतुलन स्टैंड लिया, और ये नई दिल्ली से जो बयान जारी किया गया उससे बहुत साफ तौर पर झलकता भी है। उसने किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, भारत ने किसी की आलोचना नहीं की, और साथ ही न तो किसी का पक्ष लिया। उसने सीधे सीधे ये कहा कि दोनों देशों को आपस में मिलकर तनाव कम करना चाहिए। ये संतुलित स्टेटमेंट भारत का है। अब सीधी सी बात है कि अगर हम भारत के संबंधों को देखेंगे, भारत के पूरे स्टैंड को देखेंगे, तो हमें ये जो नीतिगत वक्तव्य है भारत का, इसी को केंद्र में रखकर देखना होगा। तब मैं बहुत स्पष्ट रूप से पॉइंट वाइज पॉइंट इस पर चर्चा करने जा रहा हूं, बस थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब से वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारक जो सबसे महत्वपूर्ण कारक एक जो बन गया है वह है व्यापारिक हित। जब हम इस आईने में भारत के इजराइल और ईरान के साथ के संबंधों को देखते हैं तो तस्वीर बहुत साफ दिखाई देती है। देखिए, जो इजराइल है वो हमारा काफी बड़ा रणनीतिक साझेदार है। व्यापारिक दृष्टि से हम इजराइल से डिफेंस सामग्री खरीदते हैं, और हमारा भारत और इजराइल का जो ट्रेड है वो 7.5 अरब डॉलर का है। यह आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए, 7.5 अरब डॉलर। तो अगर हम सीधे इजराइल के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो इस पर आंच आएगी। हालांकि ईरान से जो भारत का अभी ट्रेड है वो काफी कम है, इसके 1/3 है, 2.5 अरब डॉलर का है, और ईरान से हम तेल आयात करते हैं, आपको मालूम है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान से हमारा व्यापार इतने का ही है। 2015 में जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, उस समय जो हमारा व्यापार था ईरान के साथ वो बहुत ज्यादा था, 13 अरब डॉलर। 13 अरब डॉलर, जो अब घट करके 2.5 अरब डॉलर हो गया है। इसका मतलब है कि ये 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, वो उससे ज्यादा भी हो सकता है। और हम उससे क्या आयात कर रहे हैं? हम तेल आयात कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तेहरान है, ईरान है, हमारा बहुत प्रमुख एनर्जी सप्लायर है। अब ये बताइए कि हम इन दोनों में से किसका पक्ष लें? तो सीधी सी बात है कि हमें संतुलन साधे रखना पड़ेगा। अगर हम राजनीतिक फैक्टर पर आए, पॉलिटिकल फैक्टर पर आए, तो आप देखिए कि भारत पहले नो डाउट कि फिलिस्तीनी का एक तरफा समर्थक था, लेकिन धीरे 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 भारत का झुकाव इजराइल की तरफ होता गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम फिलिस्तीन के विरोधी हो गए हैं, नॉट एट ऑल। वहां भी भारत लगातार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अपने संबंधों में हमेशा संतुलन साधे रखा है। इसीलिए आप देखेंगे कि इजराइल के साथ साथ भारत हमेशा फिलिस्तीनियों के अधिकार का समर्थन करता रहा है। और जब भारत को यह पता लगा कि इजराइल वेस्ट बैंक में अपनी आबादी बढ़ा करके उस पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने इजराइल के इस बात का समर्थन नहीं किया, यानी कि भारत फिलिस्तीनी के पक्ष में खड़ा रहा। जहां तक ईरान का संबंध है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, बावजूद इसके कि कभी कभी ईरान भारत के खिलाफ वक्तव्य दे देता है। जैसे जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो उसने इसके विरुद्ध अपनी टिप्पणी की थी। और ऐसा उसके लिए कितना शायद मजबूरी हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को पूरे के पूरे इस्लामिक समूह का एक तरीके से लीडर बनाना चाहता है, घोषित करना चाहता है। लेकिन फिर भी जो हमारे संबंध हैं वो काफी बेहतर बने रहे। दोस्तों, आर्थिक पक्ष में ही मैं एक दो बातें और आपसे करना चाहूंगा, और वो ये है कि जो भारत है, देखिए, भारत इजराइल को यूरोप का प्रवेश द्वार मानता है, गेटवे। आप नक्शे में जाकर देखेंगे तो इजराइल के बाद यूरोप की लगभग शुरुआत हो जाती है। और आपको ध्यान होगा कि जब G2 की बैठकें भारत में हो रही थी, तो भारत ने मध्य पूर्व एशिया से लेकर के यूरोप तक के लिए बाकायदे एक आर्थिक कॉरिडोर पर साइन किए हैं। कई देशों ने साइन किया है, वो इजराइल से होकर के जाएगा। इसका मतलब है कि इजराइल यूरोप तक पहुंचने के लिए हमारा गेटवे है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ईरान है, ये मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए हमारा गेटवे है। आप नक्शे में जाकर के देखिए, पाकिस्तान के बाद कैसे आपकी ईरान की शुरुआत हो जाती है, तो हमारा मध्य पूर्व एशिया कह लीजिए या पश्चिम एशिया तक पहुंचने के लिए गेटवे है। और मध्य एशिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दृष्टि से कि जो तेल है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ज्यादातर आयात हम इस मध्य एशिया से ही करते हैं। और दूसरा ये कि मध्य एशिया में हमारी बहुत बड़ी आबादी भी रहती है, लगभग 90 लाख भारतीय वहां कार्यरत हैं। और यदि हम इन दोनों देशों में अलग अलग देखें, तो इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय हैं और ईरान में लगभग 10,000 भारतीय हैं। तो हमें अपने उन भारतीयों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा जो वहां रह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, ईरान के चाबहार बंदरगाह के बारे में आपने सुना होगा, भारत उसमें रकम लगा रहा है, और रकम भी थोड़ी मोड़ी नहीं है, लगभग 8.5 करोड़ डॉलर। 8.5 करोड़ डॉलर हम चाबार बंदरगाह को विकसित कर रहे हैं। और वो ऐसा विकसित इसलिए किया जा रहा है ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके हम उस एरिया में पहुंच सके। तो हमारे लिए चाबार बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि भारत को सीधे सीधे ईरान का विरोध करना चाहिए कि आपने क्यों अटैक किया इजराइल पर, या इजराइल के खिलाफ सीधे सीधे खड़ा हो जाए कि भैया तुमने ईरान पर क्यों हमला किया? सोच करके देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा करना संभव नहीं होगा। दोस्तों, और भी दूसरे कुछ छोटे मोटे कारण हैं जिनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से इजराइल के साथ भारत के संबंध दूसरे डायमेंशंस में भी बढ़े हैं। यदि आपने एक संगठन का नाम सुना हो, I2U2, ऐसे दो देश जिनके नाम की शुरुआत I से होती है, इंडिया एंड इजराइल, फिर उसमें है U2, यानी दो ऐसे देश जिनके नाम की शुरुआत U से होती है, USA और फिर UAE, 4 देशों का एक संगठन, इसका नाम ही है I2U2। इसको लेकर के सिविल सर्विस में एक साल क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी बिल्कुल रिसेंटली। तो चारों एक इस संगठन के सदस्य हैं और इसे एक प्रकार से पश्चिम एशिया में ये क्वाड की तरह है, ऐसा ही माना जाता है, क्वाड है। अब क्वाड के बारे में मैं यहां चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा डाइवर्शन हो जाएगा। क्वाड के बारे में आप जानते होंगे।
तो इस दृष्टि से भी भारत के लिए इजराइल इक्वली इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है कि अगर यह युद्ध खींचता है, ये जो युद्ध है इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच, ईरान और इजराइल के युद्ध की बात कर रहा हूं, तो भारत के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है वो तेल की सप्लाई को लेकर के हो सकती है, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई को लेकर के हो सकती है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर हो सकती है। और ये कम बड़ा संकट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा संकट होगा। इसी संदर्भ में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक जो रूट है, ये ओमान और ईरान के बीच में है। नक्शे पे जाकर के आपको चाहिए कि इसे थोड़ा सा आप देख ले। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो है फारस की खाड़ी को ओपन समुद्र से जोड़ता है। यानी कि फारस की खाड़ी से ये एशियाई, ये जो मध्य एशिया के देश हैं, यहां से तेल के टैंकर आएंगे और फिर ये खुले समुद्र में पहुंच जाएंगे, और खुले समुद्र में पहुंचने के बाद फिर ये बाकायदे हिंद महासागर होते हुए भारत आ जाएंगे। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो आपको नहीं लगता कि ये फारस की खाड़ी वाला जो रूट है, जो ओपन समुद्र में खुलता है, वो बंद हो जाएगा और पूरी सप्लाई रुक जाएगी। और इससे केवल भारत का ही नुकसान नहीं होगा बल्कि दुनिया का नुकसान होगा, क्योंकि वहां से जो तेल की सप्लाई होती है, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई होती है, वो इसी रूट से होती है। तो यह भी भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं और बहुत स्पष्टता के साथ रखने की कोशिश की है। मैं स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा कि बस इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखें, और मुझे लगता है कि जो मुख्य परीक्षा होगी, हो सकता है कि उसमें यह प्रश्न पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।